जी, तो क्या हाल चाल है। आज के लेक्चर में अपन बात करेंगे ओशियनोग्राफी के नेट का असाइनमेंट जो दिसंबर 2019 में आए थे, जो क्वेश्चंस उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है। अच्छा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो अभी तक आप लोगों ने अगर टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो कर लो, क्योंकि उसमें डेली क्विज भी होती है। आपके ओशियनोग्राफी के कंपाइल्ड असाइनमेंट का भी मैंने वो फाइल डाली हुई है। और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें उस टेलीग्राम चैनल पे होती रहती हैं रिलेवेंट टू द जियोलॉजी सब्जेक्ट। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो और सिंसियर हो अपनी पढ़ाई को लेकर के, तो ज्वाइन कर लीजिए, नुकसान कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए। यहाँ पे ओशियनोग्राफी के नेट के असाइनमेंट की अगर बात करें तो ये है कि भाई पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वेस्टर्न बाउंड्री ओशन करंट्स आर स्ट्रोंगर इन बोथ द हेमिस्फीयर कंपेयर टू द ईस्टर्न बाउंड्री करंट्स। देखो, ये मान लो कि अगर 0 डिग्री है तो यहाँ पे एक सब ट्रॉपिकल गायर बनता है, ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है। नॉर्थ अटलांटिक की बात करते हैं, ये इसकी गल्फ स्ट्रीम मान लो, और ये इसकी नॉर्थ अटलांटिक करंट मान लो, और ये इसका केंद्रीय करंट मान लो। ठीक है, तो ये जो है ये गल्फ स्ट्रीम, ये इसकी क्या है, वेस्टर्न बाउंड्री है। और ये जो केंद्रीय करंट है, ये इसकी कौन है भाई, ईस्टर्न बाउंड्री है। ठीक है, और ये जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, ये इसकी ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, ये इसकी क्या है, साउथ साउथ बाउंड्री है सब ट्रॉपिकल गायर की। और ये जो नॉर्थ अटलांटिक करंट है, ये इसकी कौन है, नदर्न बाउंड्री है। ठीक है, तो तुम देखोगे कि ये जो सब ट्रॉपिकल गायर है, ये आपका क्या है, क्लॉकवाइज रोटेट करता है इन द नदर्न हेमिस्फीयर। सेम के लिए अगर अपन बात करें अटलांटिक ओशन के लिए, सदर्न वाले के लिए, तो यही जो है ये आपका इस तरह से सर्कुलेशन बना। ठीक है, और ये जो सर्कुलेशन आता है ये आपका एंटी क्लॉकवाइज आता है। और ये आपकी वेस्टर्न बाउंड्री है जिसको अपन ब्राजीलियन करंट बोलते हैं, ये इसकी ईस्टर्न बाउंड्री करंट है जिसको अपन बेंगुला करंट बोलते हैं। ठीक है, और अब आपसे पूछा है कि दोनों हेमिस्फीयर में जो वेस्टर्न बाउंड्री करंट होती है वो आपकी ईस्टर्न के कंपैरिजन में स्ट्रांग होती है। उसके पीछे का कारण क्या है, तो सबसे पहले तो अपन वेस्टर्न बाउंड्री करंट और ईस्टर्न बाउंड्री करंट के बीच में सैलाइन फीचर्स जो होते हैं उसको अपन कंपेयर करें, तो आपको पता चलेगा कि वेस्टर्न बाउंड्री करंट जो सबसे पहले तो फास्ट होती है। ठीक है, दूसरा डीप होती है, तीसरा नैरो होती है, और चौथा स्ट्रांग होती है। ठीक है, और उसी की जगह अगर ईस्टर्न बाउंड्री करंट को देखें तो पहला ये आपकी स्लो होती है, दूसरा ये आपके सेलो होती है ना, तीसरा ये ब्रॉड होती है, वाइडर होती है, और चौथा ये वीक होती है। ठीक है, ये आपके कुछ सेलाइन फीचर्स हैं बिटवीन द ईस्टर्न करंट्स एंड वेस्टर्न बाउंड्री करंट्स ऑफ द सब ट्रॉपिकल गायर्स। अब ये होता क्यों, उसका एक सिंपल लॉजिक है, वेस्टर्न इंटेंसिफिकेशन। वेस्टर्न इंटेंसिफिकेशन, ठीक है, इंटेंसिफिकेशन कि जितनी भी आपकी वेस्टर्न बाउंड्री करंट्स है वो सारी की सारी क्या है, वेस्टर्न इंटेंसिफाइड है। वेस्टर्न इंटेंसिफाइड है, इसका मतलब क्या है, और वो ये वेस्टर्न इंटेंसिफाइड होती क्यों है उसके बारे में आप जानो, है ना। देखो ध्यान से देखो, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ यहाँ पे। जैसे ये सब ट्रॉपिकल गायर है, ठीक है, एक सब ट्रॉपिकल गायर मैंने यहाँ पे बनाया। और सब ट्रॉपिकल गायर में तुमको पता है कि ये सब ट्रॉपिकल सेंटर है ना, 30 डिग्री लेटीट्यूड के आसपास की बात। ये जो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, इसके ऊपर कोरियोलिस फोर्स काम कर रहा होगा राइट की तरफ। तो ये वाटर जो है वो क्या कर रहा है, राइट की तरफ ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, एकमान ट्रांसपोर्ट से। दूसरा, ये केंद्रीय करंट जो आ रही है, नॉर्थ अटलांटिक की बात कर रहे हैं, ये आपका क्या होगा, एक कोरियोलिस फोर्स की वजह से इधर जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सेलो होती है, ब्रॉड होती है, इसलिए क्या करेंगे, ये ज्यादा दूर तक फैलेंगे। तुम देखोगे कि इसका जो सेंटर होगा, वो आपके सब ट्रॉपिकल गायर का जो सेंटर है वो किधर की तरफ होगा, वेस्टर्न बाउंड्री की तरफ होगा। और क्योंकि दोनों करंट जो है वो कन्वर्ज हो रही है, तो उसकी वजह से क्या होती है, एक पहाड़ जैसी स्ट्रक्चर बनती है, कम से कम 2-4 मीटर की ऊपर ही रहती है। तो उसमें आपका फ्लो जो मेनली रहता है वो इस डायरेक्शन में रहता है। ठीक है, जब आपका जैसे माउंट बनेगा या छोटी सी हिलॉक बनेगी, तो उस पर क्या होगा, ग्रेविटी का फोर्स काम करेगा भाई, डाउनवर्ड। तो ये डाउनवर्ड जब ग्रेविटी का फोर्स काम करेगा और करंट आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से क्या होगा, ये राइट साइड में शिफ्ट होगा। तो इसी, तुम देखोगे कि इसी ग्रेविटी के अगेंस्ट में यहाँ पे कौन काम कर रहा होगा, कोरियोलिस फोर्स काम कर रहा होगा। और जब दोनों के बीच में बैलेंस बनता है, तब जाकर के आपके पास में एक नया करंट आता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जियोस्ट्रोफिक करंट बोलते हैं, जिसका एक्चुअल पाथ किधर होता है, वेस्टर्न बाउंड्री की तरफ होता है। और ये जो जियोस्ट्रोफिक करंट है, ये क्या करता है, वेस्टर्न बाउंड्रीज को, वेस्टर्न बाउंड्री करंट जो होती है उनको क्या करता है, फास्ट बनाता है, डीप बनाता है, सेलो सॉरी स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, तो ये जो कोरियोलिस फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच का बैलेंस है, इस बैलेंस को अपन दूसरी टर्मिनोलॉजी में क्या बोलते हैं, बैलेंस बिटवीन द कोरियोलिस फोर्स
एंड प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, है ना। तो ये चीज आप ध्यान में रखना है कि जितनी भी आपकी वेस्टर्न बाउंड्री करंट्स है सारी की सारी वार्म करंट्स है ना। ये पांचवा पॉइंट और लिख दो यहाँ पे, जितनी भी आपकी वेस्टर्न बाउंड्री करंट है सारी की सारी वार्म करंट्स है ना। वार्म करंट्स का एग्जांपल जैसे आप लोग क्रोशियो करंट हो गया, आपका गल्फ स्ट्रीम हो गया, आपका ब्राजीलियन करंट हो गया, आपका एगुलास करंट हो गया, है ना। ये सारी सारी क्या आपकी, और ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट वो भी आपकी क्या वार्म करंट है, ठीक है। तो उसका आप ध्यान रखेंगे। और ये जितनी भी हैं आपकी ईस्टर्न बाउंड्री करंट्स, ये सारी की सारी क्या है भाई, कोल्ड करंट्स है, ठीक है, कोल्ड सरफेस करंट्स। तो ये ध्यान रखना, कुछ सेलाइन फीचर्स है ना। तो इसकी वजह से आपका क्या होता है, वेस्टर्न बाउंड्री करंट्स किसकी वजह से आपकी स्ट्रांग होती है, इस प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की वजह से, ठीक है। इस प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स की वजह से ध्यान रखेंगे, कर लोगे आराम से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि फॉर प्लैनेट अर्थ आपका पहले कौन बना, ओशन फॉर्म्ड आफ्टर द प्लांट्स, ओशन फॉर्म्ड आफ्टर द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर फॉर्म्ड आफ्टर द ओशियंस, एटमॉस्फेयर फॉर्म्ड आफ्टर द प्लांट्स। नहीं, जो करेक्ट सीक्वेंस है वो आपका है, पहले लिथोस्फीयर बना, ठीक है, फिर एटमॉस्फेयर बना, फिर आपका हाइड्रोस्फीयर बना, हाइड्रोस्फीयर में आपका क्रायोस्फीयर भी बना, है ना, आइस शीट्स वाला, और उसके बाद में आपका बायोस्फीयर है, ठीक है। जनरली ये देखा गया है कि ये सीक्वेंस रही है कि सबसे पहले लिथोस्फीयर बना, अर्ली स्टेजेस में आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर में था, धीरे धीरे आपका एटमॉस्फेयर ठंडा हुआ, वाटर वेपर आपका कंडेंसेट हुआ, उसकी वजह से क्लाउड्स बने, प्रेसिपिटेशन हुआ, और धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो वाटर जो है आपका जो बेसिन है उसमें एक्यूमुलेट होता चला गया, और उसकी वजह से आपके प्रेजेंट टाइम में बड़े बड़े ओशंस मिलते हैं, जिसको अपन विल्सन साइकिल से डिनोट करते हैं, या विल्सन साइकिल से बताते हैं कि भाई विल्सन साइकिल की मदद से ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द ओशंस को अपन एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिथोस्फीयर, फिर एटमॉस्फेयर, फिर आपका हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर का एक पार्ट कौन है, ओशियनिक वाटर बॉडीज, ठीक है। तो आप देखोगे कि नहीं, पहले तुम्हारा कौन बना भाई, पहले तुम्हारा कौन बना, एटमॉस्फेयर बना, फिर आपके ओशियंस बने। तो आपका एटमॉस्फेयर फॉर्म्ड आफ्टर ओशियन, नहीं, ओशियन फॉर्म्ड आफ्टर एटमॉस्फेयर, हाँ ये सही बात, ठीक है। तो इस चीज का आप थोड़ा सा ख्याल रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है भाई, कि which one of the following sets of processes best exemplifies the key functions of heterotrophic bacteria। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया क्या होता है, जो आपका फूड के लिए किसी दूसरी चीज पे रिलाई करे, जैसे ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर वो रिलाई करता है। तो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया का जो मेन काम है वो क्या है, रीमिनरलाइजेशन करना, रेस्पिरेशन करना, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करना। मेन काम इसका क्या है, रीमिनरलाइजेशन करवाना, है ना, जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करके वापस इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करना। सांसें तो लेगा ही भाई बैक्टीरिया, है ना, ऑर्गेनिक मैटर का ऑक्सीडेशन करेगा। ये आज आपका ऑटोट्रॉफिक प्रोडक्शन, ऑर्गेनिक मैटर प्रोडक्शन, ये किसका काम है, ये तुम्हारा ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स का काम है, ठीक है। और दूसरा न्यू प्रोडक्शन, सेकेंडरी प्रोडक्शन, केमोलिथोग्राफी, ये भी किसका काम है, ऑटोट्रॉफ्स का, ठीक है। केमो हेट्रोट्रॉफी, केमोलिथोट्रॉफी, ये आपके क्या है, ये केमो हेट्रोट्रॉफी जो है वो आपका केमोसिंथेसिस करने वाले जो ऑर्गेनिज्म जैसे ट्यूब वॉर्म्स हो गया, है ना, उसके लिए। तो मेनली जो आपका हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया उसका काम क्या है, रीमिनरलाइजेशन करवाएगा, रेस्पिरेशन होगा, ऑर्गेनिक मैटर का डिके होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी वुड बी योर करेक्ट आंसर, कर लोगे आराम से। चलिए नेक्स्ट देखिए। आप देखो द सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन सी वाटर इंक्रीजेस। अभी विंटर्स है, विंटर हैज कम, विंटर इज कमिंग, नहीं विंटर हैज कम। तो यहाँ पे विंटर में तुम देखते हो कि भाई ये मैंने लगाई बाल्टी, इस बाल्टी में लगाई रोड, रोड से अपने पानी गर्म किया, पानी गर्म करते करते तुम देखते हो कि बुलबुले उठते जाते हैं, जैसे रोड की जो सिरा होता है वहां से तुम देखते हो ना बुलबुले उठते जाते हैं। ये बुलबुले क्यों उठे, क्योंकि जब कोल्ड था पानी तब तो उसके अंदर गैसेस डिजोल्व थी, लेकिन जैसे ही तुमने उसका टेम्परेचर बढ़ाया, इसका मतलब क्या है, गैस अब उसके अंदर डिजोल्व नहीं रह पा रही है। इसका मतलब क्या है, गैसेस की सोलिबिलिटी क्या होगी, कम हो गई। गैसेस की सोलिबिलिटी कम क्यों हुई, क्योंकि तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया। इसका सिंपल मतलब है कि अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी आएगी, तो वो इधर उधर भागेगा, तो जो डिजोल्व गैस उसने बांध के रखी थी उसको छोड़ देगा कि तू जा, ठीक है। तो गैसेस की सॉलिबिलिटी जो टेम्परेचर बढ़ाने से डिक्रीज होती है। ऐसे सैलिनिटी को तुम देखोगे, सैलिनिटी में क्या होते हैं, सोर्स होते हैं। ये सोर्स कैसे होते हैं, हाइड्रेटेड इन नेचर होते हैं। हाइड्रेटेड इन नेचर जब होते हैं तो ये क्या करते हैं भाई, वाटर मॉलिक्यूल्स को बांध के रखते हैं, जकड़ के रखते हैं कि किधर को भी नहीं जाना भाई, किधर नहीं जाने देंगे। तो क्या करता है भाई, वाटर मॉलिक्यूल को खुद बांध के रखा हुआ है, तो वाटर मॉलिक्यूल को कहाँ से इजाजत दे देगा कि ले गैस डिजोल्व कर ले, नहीं करने देगा।
तो अपन देखते हैं कि सेलिनिटी जब बढ़ती है तब क्या होता है, गैसेस की सोलिबिलिटी क्या होती है, एक्चुअली डिक्रीज हो जाती है। ऐसे प्रेशर जो है, हाई प्रेशर पे गैसेस क्या होती है, डिजोल्व होने की कोशिश करती है, ठीक है। तो वैसे तो वाटर तो इनकम्प्रेसिबल होता है, वाटर तो इनकम्प्रेसिबल होता है, लेकिन क्या होता है भाई, जो सरफेस ऑफ वाटर पे जो प्रेशर लग रहा होता है, उस प्रेशर की वजह से गैसेस जो है वाटर के अंदर बहुत आसानी से डिजोल्व हो जाती हैं, ठीक है। तो तुम देखोगे कि टेम्परेचर घटाने से, सेलेनिटी घटाने से, प्रेशर बढ़ाने से आपका क्या होता है, गैसेस की सॉल्युबिलिटी जो है वो वाटर के अंदर बढ़ जाती है एक्चुअली में, है ना, यही तो है। तो तुम बोलोगे कि ऐसा कोई ऑप्शन दिखाओ जहां पे डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर एंड सेलेनिटी एंड इंक्रीज ऑफ प्रेशर, ये क्या हो जाएगा। तो द अमाउंट ऑफ gases दैट ए पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ वाटर कैन डिजोल्व, वो उसका क्या होता है, सेचुरेशन पॉइंट होता है, ठीक है। सेचुरेशन पॉइंट कि एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है कितने गैसेस को डिजोल्व कर सकता है। तो वो जो वाटर होगा उसका टेम्परेचर क्या है, उसकी सैलिनिटी क्या है, उसके ऊपर प्रेशर क्या लगा हुआ है, वो तीनों चीज डिटरमाइन करेंगे कि वो पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो कितनी गैसेस को डिजोल्व कर सकता है। जैसे मान लो कि तुमने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया सेम वाटर मास का, उसकी सैलिनिटी बढ़ा दी और इसका प्रेशर घटा दिया, तो तुम देखोगे कि जो सेम वाटर मास जो है, जब पहले 5 मिलीग्राम पर लीटर गैसेस डिजोल्व कर सकता था, अब भाई वो गैसेस को क्या करेगा, कम डिजोल्व कर पाएगा, 3 मिलीग्राम पर लीटर हो सकता है डिजोल्व कर। यूनिट जो है वो कुछ भी हो सकती है, यूनिट के ऊपर मैं नहीं जाइएगा अभी, है ना। तो आप देखोगे कि जैसे टेम्परेचर सैलिनिटी प्रेशर, टेम्परेचर बढ़ाया सैलिनिटी बढ़ाई, प्रेशर डिक्रीज किया, तो क्या होगा, जो अमाउंट ऑफ गैसेस दैट कैन बी डिजोल्व इनटू द पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ वाटर एट स्पेसिफाइड प्रेशर टेम्परेचर सैलिनिटी, वो डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आया क्या, तो ये छोटी सी बात है भाई। तो ऑप्शन डी वुड बी योर करेक्ट आंसर, इजी पीजी है तो आराम से। अरे बोलो, कमेंट बॉक्स में बोल दिया करो कि हाँ कर लेंगे, ठीक है। तो उससे क्या है कि मेरे को एक वो मिल जाता है, क्या बोलते हैं, तसल्ली, कि हाँ भाई सही जा रहा है, ठीक है। जियोस्ट्रॉफिक अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, जियोस्ट्रॉफिक फ्लो अभी मैंने आपको बताया, जियोस्ट्रॉफिक फ्लो मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स एंड एंड ग्रेविटी फोर्स के बीच का बैलेंस, ग्रेविटी फोर्स के बीच का बैलेंस, ठीक है। और अगर ग्रेविटी फोर्स नहीं है तो क्या बोलते हैं उसको, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। तो तुम देखोगे कि जियोस्ट्रॉफिक अप्रोक्सीमेशन किसकी वजह से आता है, प्रेशर ग्रेडियंट एंड कोरियोलिस फोर्स की वजह से, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Which one of the following is the correct sequence of organisms benefiting from the upwelling of nutrient rich deep water towards the surface? तो तुम देखोगे कि भाई सरफेस पे जो आपका अपवेलिंग से कूल न्यूट्रिएंट रिच वाटर सरफेस पे आ रहा है, उससे किसको फायदा है भाई, उसको सबसे ज्यादा फायदा किसका होता है, डायटम्स, डायटम्स अलगी है, उसको भाई न्यूट्रिएंट चाहिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट मिलते हैं। डायटम जब आपका बढ़ेगा तो मैनग्रोव जो है, मैनग्रोव सी अर्किन सीवीड, ये तो कोई सीक्वेंस ही उल्टी हो गई, है ना। अब मैनग्रोव अर्किन्स खाएगा, अर्किन्स को सीवीड खा लेगा, मतलब घास जानवर खा रही है ना। मतलब ये तो इम्पॉसिबल सी बात हो गई ना कि तुम घास पे टहल रहे हो और पता चला कि भाई तुम्हारा पैर घास खा गई ये तो मतलब मजाक हो जाएगा ना। तो गैस्ट्रोपोड्स है, गैस्ट्रोपोड क्रेब्स खाता है, क्रेब्स को सी ग्रास खाती है, तो अगेन मजाक हो गया। डायनोफ्लेजिलेट्स हैं, डायनोफ्लेजिलेट्स आपके अलगी होती है, अलगी को केल्प्स खाता है, केल्प्स को ओटर्स खाते हैं, ओटर्स केल्प्स नहीं खाते हैं, है ना। ओटर्स, सी ओटर्स आपको बताया था ना, सी ओटर्स। तो ये तो भी नहीं बैठेगा। फिर डायटम्स है, ये अलगी है, अलगी को कोपोड्स खाते हैं, कोपोड्स को एनकोविस खाती है, ये बात थोड़ी समझ में आती है, क्योंकि आपका जो ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन है, वहां पे आपका जो अपवेलिंग होती है, वहां पे एनकोविस का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, वो इसीलिए होता है, ठीक है, कि वहां पे डायटम्स जो है वो अच्छे से ग्रो कर पाता है, उसकी वजह से कॉपरेट वहां पे आते हैं, कॉपरेट जो है उसके पीछे पीछे एनकोविस आता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी वुड बी योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इक्वेटोरियल करंट सिस्टम इन द ग्लोबल ओशन आर प्रोड्यूस्ड, भाई ये इक्वेटोरियल करंट सिस्टम में आपके नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, स्पेसिफिकली साउथ इक्वेटोरियल करंट है ना। और एक आपका काउंटर इक्वेटोरियल करंट है, काउंटर इक्वेटोरियल करंट है। ये जो इक्वेटोरियल करंट आती है वो मेनली किसकी वजह से आती है, ट्रेड विंड्स की वजह से, ठीक है। किसकी वजह से आती है भाई, ट्रेड विंड्स की वजह से, ठीक है। तो आप देखोगे रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से आपकी इक्वेटोरियल करंट नहीं बनती है, वो ट्रेड विंड्स की वजह से बनता है। सरफेस विंड फोर्सिंग ओवर द इक्वेटोरियल रीजन ऑफ द ग्लोबल ओशन, ये बिल्कुल सही बात है।
चेंज इन द टेम्परेचर एंड सैलिनिटी, ये तो वाटर मास को सिंक करवाएगा, ठीक है, इससे नहीं होगा। हाई सोलर रेडिएशन एंड हैवी प्रेसिपिटेशन ओवर द इक्वेटोरियल रीजन, वो तो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन की वजह से, आईटीसीजेड जो है, आईटीसीजेड की वजह से आपका जो इक्वेटोरियल रीजन है वहाँ पे हैवी प्रेसिपिटेशन होता है, ठीक है। और वो भी क्यों होता है, क्योंकि ट्रेड विंड्स वहाँ पे कन्वर्स करती है ना। तो ये तो सिंपल सा है, इजी पीजी है ये, मतलब कितनी बार आ गया सेम क्वेश्चन, है ना। फिर देखो, विच साइंस आर द मोस्ट अबंडेंट इन रेन वाटर, रिवर वाटर, सी वाटर, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था। सी वाटर के अंदर सबसे ज्यादा कौन होता है, क्लोराइड। और आपका रेन वाटर के अंदर भी सबसे ज्यादा कौन होता है, क्लोराइड। और रिवर वाटर के अंदर सबसे ज्यादा कौन होता है, बाइकार्बोनेट्स, है ना। और तीनों के मैंने कारण भी बताए हैं मैं आपको, है ना। तो सिंपल है भाई, आपका रेन वाटर में क्लोराइड सबसे ज्यादा होगा, फिर रिवर वाटर में बाइकार्बोनेट्स होंगे, फिर सी वाटर के अंदर क्लोराइड वापस से आ जाएगा। क्लियर है। तो ऑप्शन बी वुड बी योर करेक्ट आंसर, कर लोगे। चलो नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हाई न्यूट्रिएंट एंड लो क्लोरोफिल रीजन। भाई लो क्लोरोफिल रीजन होने का क्या कारण है, सोलर रेडिएशन सही से डेवलप नहीं हो पा रही, तो जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो सही से डेवलप नहीं हो पा रहा, न्यूट्रिएंट रिच कंडीशन है, मतलब आपका अपवेलिंग कहीं पे हो रहा होगा, है ना। तो तुम देखोगे कि बे ऑफ बंगाल में तो ऐसा कुछ है नहीं, इक्वेटोरियल इंडियन ओशन में भी ऐसा कुछ नहीं है, मेडिटेरेनियन सी में भी ऐसी कोई तकलीफ नहीं है, तो कहाँ पे है ऐसी कंडीशन, ये आपका सब आर्कटिक नॉर्थ पैसिफिक ओशन में है। न्यूट्रिएंट के रिच कंडीशंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्लोरोफिल पिगमेंट्स की थोड़ी सी कमी है, ठीक है। तो ये फैक्ट बना के याद कर लेना भाई, ये सीधा सीधा फैक्ट है, ठीक है, इसके पीछे कोई स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेमी कंजर्वेटिव एलिमेंट इन सी वाटर। सेमी कंजर्वेटिव क्या होता है, या तो कंजर्वेटिव होता है या फिर नॉन कंजर्वेटिव होता है, दो ही तरह के एलिमेंट होते हैं भाई। ये सेमी कंजर्वेटिव क्या चीज लाया है, नई सी लाया है ये तो, है ना। अब देखो जो गिवन है उसमें देखो, क्लोराइड तो आपका कंजर्वेटिव है, आयरन और CO2 ये दोनों ही क्या है, नॉन कंजर्वेटिव है, क्योंकि बहुत जल्दी रिमूव हो जाते हैं ये, है ना, बहुत जल्दी रिमूव हो जाते हैं। कैल्शियम है, ये भी समवॉट कंजर्वेटिव है, ठीक है, कंजर्वेटिव है। तो इसमें तो कोई ऑप्शन बैठेगा ही नहीं, लेकिन जो मोर और लेस आपका सबसे जल्दी जो रिमूव होता है वो NaCl की फॉर्म में Cl बाहर निकलता है, क्योंकि ये सोर्स और सिंक के बीच का स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम बना के रखता है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसकी कंसंट्रेशन चेंज तो नहीं होती है, लेकिन बहुत रैपिडली ये क्या करता है, परसिपिटेट होता रहता है ना। इसलिए अपन क्लोराइड को जनरली किसमें कैटेगराइज करते हैं, सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। उसका लॉजिक मैं आपको बता चुका हूँ, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, रिपीट होता है तो देखते ही गोली मार देनी है इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द टोटल अमाउंट ऑफ एन एलिमेंट dissolved in the ocean is 10 kg and its removal rate from sea water is 10 to the power 5 gram per year under steady state condition, the residence time of the element। देखो भाई, रेजिडेंस टाइप ऑफ द एलिमेंट क्या होता है, रेजिडेंस टाइम ऑफ एलिमेंट क्या होता है, टोटल कंसंट्रेशन ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय रिमूवल रेट ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पे टोटल कंसंट्रेशन कितना दे रखा तुमको, 10 kg, और रिमूवल रेट कितना दे रखा है, 10 to the power 5 ग्राम पर ईयर, ठीक है। तो रेजिडेंस टाइम जब तुम निकालोगे, तो यहाँ पे 10 to the power 5, अगर इसको तुम सोल्व करते हो, तो केजी है तो केजी को ग्राम में बदल दो, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 ग्राम आ गया। ये आपका 10 to the power 5 है ग्राम, और ये ऊपर ईयर चला जाएगा, ठीक है, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, तो तुम्हारा बचा 10,000 डिवाइडेड बाई 10 to the power 5। इसको तुम ऊपर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये 0.1 ईयर के आसपास आएगा, है ना। 0.1 ईयर का मतलब क्या हो गया भाई, ये तो बहुत कम हो गया, ये तो बहुत ही कम हो गया भाई। टोटल कंसंट्रेशन ऑफ एलिमेंट पर 10 to the power 5 ग्राम, 10 to the power 4 ऊपर है, 10 to the power ऊपर जाएगा तो -5, 0.1 जैसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है इसमें। तो अगर इसको ऐसे सॉल्व नहीं करें, तो टोटल कंसंट्रेशन ऑफ एलिमेंट लेते हैं 10 kg, तो ये 10,000 ग्राम हो गया, डिवाइडेड बाई 10 to the power 5 ग्राम पर ईयर,
पर ईयर जो है ऊपर चला जाएगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो 10,000 अपॉन 10⁵ तो ये तो भाई 10⁻⁻1 ही ईयर आ रहा है। 10⁻⁻1 ईयर जैसा तो कुछ दे ही नहीं रखा तुमको ऑप्शन में ही। देख लो फॉर्मूले के हिसाब से तो यही आ रहा है, और मैं मुझे लगता नहीं है कि मैं कोई इसमें मिस्टेक भी कर रहा हूँ, कैलकुलेशन मिस्टेक। आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ हो रहा है। इसको देख लेना भाई, मुझे लगता है कि इसमें ऑप्शन गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो हेनरीज कांस्टेंट मैंने आपको बताया था, हेनरीज लॉ ऑफ कांस्टेंट, है ना। वो किसके लिए था सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। तो आंसर आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। सबसे ज्यादा CO2 डिजोल्व होती है, ठीक है। इसलिए ओशियंस आर दी वास्ट रिजर्वायर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द पेयर ऑफ मास्टर वेरिएबल्स इन नेचुरल वाटर। नेचुरल वाटर में सबसे ज्यादा जो मास्टर वेरिएबल है, मास्टर वेरिएबल का मतलब है जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे डेंसिटी हो गया, है ना, डेप्थ हो गया, जैसे टेम्परेचर और सैलिनिटी है। ये आपका क्या करते हैं, कितनी गैस डिजोल्व होगी वो डिसाइड करेंगे, सैलिनिटी क्या होगी वो डिसाइड करेंगे, कन्वर्जेंस के टाइम पे सबडक्शन होगा कि ऊपर ऊपर तैरेंगे वो डिसाइड करेंगे, वार्म करंट होगा कि कोल्ड करंट होगा वो डिसाइड करेंगे। तो नेचुरल वाटर्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स है वो तो टेम्परेचर एंड सैलिनिटी है भाई, है ना। सीधा सीधा आपका टेम्परेचर एंड सैलिनिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे तुमको अगर मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में बनाने की कोशिश करूँ तो तुमको क्या दिया है भाई, ऐसे से एक ये दिया है। तो ये तो टिपिकल करेक्ट थर्मोक्लाइन का है, ठीक है। ये तो थर्मोक्लाइन हो गया। टेम्परेचर तो ए जो है वो तो तुम्हारा टेम्परेचर से रिलेटेड है। बी वाला देखो, बी वाला तुमको ऐसे दिया है फिर वापस बढ़ाया है, मतलब ऑक्सीजन का करेक्टर है ये तो, ऑक्सीजन मिनिमम जोन। तो बी आपका ऑक्सीजन से रिलेटेड है। तीसरा आपका सी जो है वो ऑक्सीजन मिनिमम वाले के जस्ट अपोजिट है, मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन मिनिमम है वहाँ पे आपका न्यूट्रिएंट रिच है, मतलब आपका नाइट्रेट हो गया, फिक्स हो गया ये तो। फिर डी वाला है, डी वाला देखो भाई, डी किसके लिए है, डी किसी के लिए तो है, सिलिकेट्स, ऑप्शन के हिसाब से सिलिकेट्स में वो आराम से बैठ जाएगा, ठीक है। तो पहला तुम देखोगे ए थर्मोक्लाइन से रिलेटेड है, थर्मोक्लाइन से रिलेटेड दो पॉइंट है, 3 और 4। बी जो है वो डिजोल्व ऑक्सीजन से रिलेटेड है, डिजोल्व ऑक्सीजन से रिलेटेड आपके दोनों में है। फिर तीसरा तुम देखोगे सी, सी तुम्हारा नाइट्रेट से रिलेटेड है। नाइट्रेट से रिलेटेड क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रेट इनकी कंसंट्रेशन जो होती है वो अपोजिट होती है ऑक्सीजन मिनिमम लेयर में। तो ये नाइट्रेट हो गया और जो बचा वो सिलिकेट हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड वुड बी योर करेक्ट आंसर। बहुत इजी है भाई, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, ये सेम चीज है ना आपको। चलिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। गलत चीज ढूंढनी है अपने को, उसमें अपन मास्टर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। सोमालीकरण के बारे में कौन सी चीज गलत है? सोमालीकरण सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लार्ज स्केल एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन, बिल्कुल ठीक बात है। MGO के साथ में ये एसोसिएटेड होता है, वहां पे आपका एंटी साइक्लोन बनाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ग्रेट वर्ल्ड बनाता है, बिल्कुल बनाता है, ठीक बात है ये, है ना। फिर सोमालीकरण डज नॉट एक्सपीरियंस सीजनल वेरिएशन। व्हाट अ जॉक। अबे सोमालीकरण तो इंडियन मानसून के पीछे पीछे घूमता है। साउथ वेस्ट मानसून होगा तो नॉर्थ की तरफ चला जाएगा, नॉर्थ ईस्ट मानसून होगा तो साउथ की तरफ चला जाएगा, है सोमालीकरण। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया भाई, सबसे ज्यादा तो रिवर्सल यही दिखाता है डायरेक्शन में, इसके अलावा तो है ही नहीं। सोमाली इंटेंस कोस्टल अपवेलिंग अकर्स विद सोमाली करंट होती है, कोई दिक्कत नहीं है। सकोत्रा एडी इस पार्ट ऑफ सोमाली करंट, ये पार्ट है, बिल्कुल है ना, डंके की चोट पे है। तो ऑप्शन बी तुम्हारा क्या हो जाएगा, गलत। तो सोमाली करंट के बारे में ये तीनों जो स्टेटमेंट है ये तुम ध्यान रख लो और याद कर लो, है ना, ध्यान रखो इसको। चलो क्वेश्चन नंबर 16, कोस्टल करंट्स इन बे ऑफ बंगाल। कोस्टल करंट्स इन बे ऑफ बंगाल क्या करती है भाई, आपका डायरेक्शन चेंज करती हैं ये भी, है ना। सीजन्स के साथ में डायरेक्शन चेंज करती हैं मॉनसून के टाइम पे, है ना। साउथ वेस्ट मॉनसून में डायरेक्शन अलग होती है, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून में अलग डायरेक्शन होती है। तो आर वीक थ्रू आउट द ईयर, ना 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 ना, वीक नहीं होती। नॉर्थ ईस्ट जो मॉनसून रहता है उस टाइम पे बड़ी स्ट्रांग हो जाती है। आर नॉट एट ऑल जनरेट, क्या बात करते हो यार, जनरेट कैसे नहीं होगा, बे ऑफ बंगाल में इतनी सारी करंट्स फैल रही हैं। रिवर्स देयर फ्लो डायरेक्शन विद सीजन, ये सही बात है।
अपने जो फ्लो डायरेक्शन उसके उसको रिवर्स करती है। एंड आर इंटेंस ड्यूरिंग नॉन मानसून, तो सही बात है, नॉर्थ ईस्ट के टाइम पे बहुत इंटेंस हो जाती है ये, है ना। एडीज आर एम्बेडेड इन दिस करंट, बिल्कुल ठीक बात है भाई। डू नॉट चेंज विद सीजन। हमारे जो मजाक करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट ओवर इंडिया इज ऑब्जर्व्ड एट, तो इसका आई थिंक 25 to 30 नॉर्थ लेटीट्यूड है। 100 वाला पास्कल वाला प्रेशर है, अक्टूबर नवंबर में शायद ये रहता है ना। मैं श्योर नहीं हूँ भाई, तो इसके बारे में तुम देख लेना, मेरे को ये फैक्ट याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो आई कांट से एनीथिंग अबाउट इट। इसको तुम डायरेक्टली देख लेना कि ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट, और ये सविंदर सिंह सर की जो बुक है उसमें शायद डायरेक्ट उठाया हुआ है। सविंदर सिंह की जो बुक है ना, फिर जियोमॉर्फोलॉजी वाली, ये क्लाइमेटोलॉजी वाली, उस बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया हुआ है आई थिंक। क्योंकि ये क्वेश्चन जब मैंने पहली बार देखा था, तो उस टाइम पे मैं सविंदर सर की बुक देख रहा था, है ना, और मुझे डायरेक्ट ऐसी सी भाषा दिखी, तो मेरे को याद है कि यार यार ऐसा सा क्वेश्चन आया तो था, है ना। तो तुम थोड़ा सा इसको देख लेना भाई, कर लोगे आराम से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अ, ये अच्छा क्वेश्चन है। इट इज अनडाउटेडली द गुड क्वेश्चन। अरे गुड क्वेश्चन गायब क्यों हो रहा है भाई, मैं तारीफ कर रहा हूँ तो भाग रहा है। अरे 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 क्या करता हो। हाँ बताओ, मैं जूम कर रहा हूँ। अरे पागल, क्यों परेशान कर रहा है यार मेरे को, प्लीज मत करना, मेरे को वैसे ही बहुत भूख लगी है। ये अच्छा क्वेश्चन, इसको देखो। यहाँ पे देखो, सी वाटर हैविंग सैलिनिटी ऑफ 35 पार्ट्स पर थाउजेंड वाज सब्जेक्टेड टू आइसिंग इन स्टेप्स एज शोन बिलो। मैं तुमको सी वाटर से जब आइस बनती है तो क्या क्या होता है वो मैं तुमको बताना चाहता हूँ। तुम जानना नहीं चाहते, लेकिन मैं फिर भी बता के रहूंगा, ठीक है। कम हो जा भाई। हाँ, मैं फिर भी बता के रहूंगा। पहला क्या होता है, जब भी सी वाटर से आइस बनती है, तो जो आइस है वो क्या करती है, 30% ऑफ द सॉल्ट कंटेंट रिमूव करती है। 30% ऑफ द सॉल्ट कंटेंट क्या करती है, रिमूव करती है। लेकिन उसके साथ साथ में क्या करता है, 70% ऑफ द फ्रेश वाटर रिमूव करता है, ठीक है। और तुम देखोगे कि जितना ज्यादा ये फ्रेश, जितना ज्यादा सी वाटर से सी आइस बनेगी, उतना ही ज्यादा क्या होगा, रिमेनिंग वाटर जो है वो सॉल्टी होता चला जाएगा, सॉल्टी। और ये सैलिनिटी बढ़ने की वजह से क्या होता है, आपका जो पोलर रीजन्स में जो वाटर मास है, खास करके अंटार्कटिका में, वहां पे तुम देखोगे कि सैलिनिटी बढ़ने की वजह से जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो आपका क्या होता है, बहुत डाउन चला जाता है। फ्रेश वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन क्योंकि इसके अंदर सॉल्ट कंटेंट ज्यादा है, और सॉल्ट कंटेंट की मैंने तुमको एक अभी आदत बताई कि वो क्या है, हाइड्रेटेड इन नेचर, वाटर मॉलिक्यूल को एकदम जकड़ के रखते हैं, जाने देंगे नहीं। सो दे विल प्रिवेंट द फर्दर सी आइस फॉर्मेशन फ्रॉम द सी वाटर विच इज ऑलरेडी वेरी सेलाइन। समझ में आया। तो जब वो बहुत ज्यादा सेलाइन है, तो वो अब बोलेगा कि बस कर ना, कितनी बर्फ बनाएगा भाई, बस कर, है ना। तो तुम देखते होंगे कि जो हॉलीवुड मूवीज हैं, बॉलीवुड मूवीज हैं, या नेशनल ज्योग्राफी अगर तुमने देखा है पोलर रीजन्स का, तो वहां पे देखते हो ना कि सी आइस फॉर्मेशन जो होती है वो एक पर्टिकुलर डेप्थ तक ही होती है, उसके बाद में वाटर तैरता हुआ दिखता है, ऐसा होता है ना। और जो आदमी यहाँ पे नाचने गया होता है, तो वो क्या करता है भाई, अगर अनफॉर्चुनेट हुआ इवेंट, तो कभी कभी तुम देखते हो कि एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, है ना, नीचे गिर जाता है, तो वो बहुत ज्यादा डेंजरस भी हो जाता है, क्योंकि नीचे का जो वाटर है वो क्या है, एनोक्सिक है। वहां पे फ्री ऑक्सीजन नहीं है, तुम सांस नहीं ले पाओगे अच्छे से, है ना। तैरना आता है, ऑल गुड, है ना। बट हो जाता है कभी कभी, एक्सीडेंट भी हो जाता है। लेकिन तुमको नहीं जाना है, ठीक है। तुमको जाना भी है तो तुमको उछलना ही है वहां पे, पहली बार। सी वाटर जो है, ए है, 1 लीटर ऑफ लिक्विड है, इसका तुमने 90 ml कर दिया, फिर 750 ml कर दिया, तो तुम देखोगे कि सी आइस फॉर्मेशन होती चली जाएगी, तो बचा हुआ वाटर जो होगा उसकी सैलिनिटी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी भाई, बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। कितनी बढ़ेगी, कि सबसे ज्यादा सैलिनिटी आपकी सी की होगी, फिर बी की, और फिर ए की। तो सबसे ज्यादा सैलिनिटी किसकी है, सी की, फिर बी की, फिर ए की। तो राइट आंसर वुड बी और ऑप्शन 2। समझ में आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है कि विच फॉर्म ऑफ डिजोल्व इनऑर्गेनिक कार्बन इज मोस्ट अबंडेंट इन सी वाटर। मैंने आपको बताया था कि अगर पीएच 8.1 के आसपास है और सैलिनिटी तुम्हारी एवरेज सैलिनिटी है, ठीक है, 35 पार्ट्स पर थाउजेंड के आसपास की है, तो तुम देखोगे कि जो सबसे ज्यादा अबंडेंट अबंडेंट जो कार्बन की स्पीसीज मिलती है वो मिलती है बाइकार्बोनेट्स।
ये मैंने आपको बहुत बार बता रखा है ना। तो बाइकार्बोनेट्स वुड बी योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखो। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन प्रॉक्सीज है, सिंपल है। मैंने आपको जियो केमिस्ट्री में जो स्टेबल आइसोटोप है वहां पे भी मैंने तुमको ये करवा रखी है ना। और इकोनॉमिक जियोलॉजी में मैंने तुमको करवा रखा है ना। तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुमको ओशनोग्राफी में पढ़ के नहीं हो रहा हो, ये तुमको जियो केमिस्ट्री से भी हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखो। ऑक्सीजन आइसोटोप्स को अपन किसके लिए काम में लेते हैं? पेलियो टेम्परेचर के लिए, है ना। फॉस्फोरस फ्रैक्शन को अपन किसके लिए काम में लेते हैं? कार्बन आइसोटोप को अपन किसके लिए काम में लेते हैं? केमिकल इंडेक्स इंडेक्स अल्ट्रेशन किसको काम में लेते हैं? कार्बन आइसोटोप्स को अपन किसके काम में लेते हैं? डायटरी इन्फॉर्मेशन के बारे में काम लेते हैं ना। कार्बन 13 वाला देखते हो, गैस हाइड्रेट्स वाला याद होगा। गैस हाइड्रेट्स में कितना होता है? लेस देन -40 पार्ट्स पर 1000 से भी कम होता है। याद आ रहा है तुमको? और पेलियो प्रोडक्टिविटी इन ओलिगोट्रॉफिक लेक, इसके लिए अपन किसको काम में लेते हैं? फॉस्फोरस को काम में लेते हैं। केमिकल कंडीशंस इन रिवर कैचमेंट, उसके लिए अपन क्या लेते हैं? केमिकल इंडेक्स ऑफ अल्ट्रेशन काम में लेते हैं। तो तुम देखोगे कि ए जो है वो किसके साथ अटैच हो जाएगा इधर? पेलियो टेम्परेचर किधर रे बाबा? एजी के साथ हो जाएगा। बी किधर हो जाएगा? एच के साथ चला जाएगा। सी किधर चला जाएगा? ई की तरफ चला जाएगा। और डी किधर चला जाएगा? किधर जाएगा रे बाबा? एफ की तरफ चला जाएगा। तो AGBHCE, AGBHCE DF, ABCDEF हो गया तो पूरा का पूरा। मजा आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द मेन लेटिट्यूडनल पोजीशन ऑफ ITCZ ओवर इंडियन रीजन इन जुलाई। मैंने आपको शायद प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ITCZ जो है वो आपका समर सीजन में है ना 25 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड को भी टच करके आता है। सदर्न हेमिस्फीयर में इतना नीचे नहीं जाता क्योंकि कॉन्टिनेंट्स नहीं है उधर, है ना। इतने ज्यादा नहीं है जितना आपका नदर्न हेमिस्फीयर में। तुम देखते हो कि 60% ऑफ द ओशनिक वाटर आपका नदर्न हेमिस्फीयर में, 80% ऑफ द ओशनिक वाटर आपका सदर्न हेमिस्फीयर में। ये क्यों है इतना, ये वेरिएशन डिस्ट्रीब्यूशन में क्यों है? बिकॉज ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। इसलिए तुम देखते हो कि वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो है वो तुम्हारी क्या करता है? पूरी अर्थ को सर्कमस्क्राइब करता है, स्ट्रेट पाथ में जाता है भाई, है ना। क्यों? वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाता है। वो क्यों जा पाता है? क्योंकि कॉन्टिनेंट्स कॉन्टिनेंट्स नहीं है, ठीक है। तो ये तुम देखोगे कि 25 से 28 डिग्री नॉर्थ तक के बीच में ये फ्लक्चुएट करके आता है, ठीक है। ये मैंने तुमको क्लाइमेटोलॉजी में भी करवाया हुआ, ओशनोग्राफी के लेक्चर में भी करवाया है। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, वेरी गुड। आइडेंटिफाई रिलेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑटोट्रॉप्स टू नेट प्राइमरी प्रोडक्शन इन मेराइन। देखो, दो प्राइमरी प्रोडक्शन का मतलब क्या है? फिक्सेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कार्बन इनटू द ऑर्गेनिक कार्बन, दैट इज थ्रू द फोटोसिंथेसिस। प्राइमरी प्रोडक्शन जो है ये दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है तुम्हारा नेट और एक होता है तुम्हारा ग्रॉस, ठीक है। नेट में क्या होता है कि ग्रॉस में क्या होता है? टोटल ऑर्गेनिक कार्बन प्रोड्यूस, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन प्रोड्यूस ये है, ठीक है। टोटल कितना हुआ? जैसे ये बिल्कुल वैसा है कि जैसे अपने भाई खेत है, खेत में अपन ने क्या है? गेहूं की खेती करी, जैसे मान लो गेहूं की खेती करी, वीट की, है ना। तो तुमने बोला कि भाई 10 बोरी जो है वो गेहूं की हुई है, ठीक है। या आप यूं बोलो कि भाई 10 मन गेहूं हुआ या 10 क्विंटल गेहूं हुआ है, जो भी तुम यूनिट लेना चाहो। 10 गेहूं की बोरी हुई, ठीक है। एक गेहूं की बोरी जनरली 1 क्विंटल की मान लेते हैं अपन। तुम भाई चलो ठीक है, 10 गेहूं की बोरी। अब तुम बोलोगे साल भर में मेरे घर पे कितने गेहूं की बोरी लगेंगी? तुम बोलोगे 2 लगी। तो अब तुम्हारे पास में बेचने के लिए कितनी है? 8 है। तो ये जो 8 है ये तुम्हारा क्या है? नेट प्रोडक्शन। क्या है भाई? नेट प्रोडक्शन। और ये जो 10 है ये तुम्हारा क्या है? ग्रॉस प्रोडक्शन, टोटल, ठीक है। तो ये जो प्राइमरी प्रोडक्शन होता है, प्राइमरी प्रोडक्शन भी दो तरह का होता है, नेट और ग्रॉस। नेट का मतलब क्या है? जो भाई ऑटोट्रॉप्स है, जो अलगी खाना बना रही है वो खुद भी तो खाएगी। ऐसा थोड़ी है कि बना करके सबको दे देगी, ऐसा तो नहीं है ना भाई, है ना। तो तुम देखोगे कि जब भी आपका नेट प्रोडक्शन की बात होगी तो अपन उसके बारे में बात करेंगे। अलगे ने खाना बनाया, खुद खाया, बचा हुआ जो था वो बाकियों को दे दिया, जैसे कोरल्स को दे देगी, जूजंथल एल्गी, है ना। और ग्रोस में क्या है? टोटल। अभी अपन ने अलगी को खाना खिलाया नहीं, उसको बोला कि तू सिर्फ प्रोड्यूस कर, ठीक है। तो बोलेगी मैं तेरा पेट कौन भरेगा? बोला हम तेरे को दे देंगे, उस हिसाब से हिस्सा दे देंगे, चिंता मत, है ना। और एक होता है कंपनसेशन डेप्थ, कंपनसेशन डेप्थ ऑफ प्राइमरी प्रोडक्शन। उसमें मैंने आपको बताया था फोटोसिंथेसिस इक्वल्स टू रेस्पिरेशन, पी इक्वल्स टू आर, ठीक है। तो तुम देखोगे भी सबसे ज्यादा जो प्राइमरी प्रोडक्शन करता है वो करता है तुम्हारा मैंग्रोव्स, है ना। मैंग्रोव्स करते हैं।
और उसके बाद में तुम्हारे कोरल रीफ्स करते हैं, उसके बाद में सी ग्रासेस करते हैं, और उसके बाद में मार्स प्लानेट प्लांट्स करते हैं। बस इतना, इसको याद कर लेना, अगर रिपीट होता है तो आराम से वहीं पे निपटाया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर देखो, ए रिलेटिव सी लेवल राइज कैन नॉट रिजल्ट फ्रॉम दी। आपको बोल रहा है कि भाई ये लैंड पार्ट है, मान लो ये मेरा सी वाटर है, सी वाटर को थोड़ा सा इस कलर से दिखा देते हैं, है ना, और ये सी लेवल में राइज करवाना चाहता हूँ। ठीक है, राइज करवाना चाहता हूँ, तो ये बोल रहा है कि इन चार में से ऐसा कौन पापी है जो ये सी लेवल को राइज नहीं होने देगा, तो तुमको वो ढूंढना है। सी लेवल राइज होने का मतलब क्या है कि ओवरऑल ये डेप्थ बढ़ना, है ना, और जो टोटल सेडिमेंट्स को पहले देखो, जब प्रायर टू द सी लेवल राइज जो सेडिमेंट अकोमोडेट करने की ये थिकनेस स्पेस, सी लेवल राइज होगा तो ये जो स्पेस है ये बढ़ेगा भाई, है ना, बढ़ेगा, तो कलर अलग लेना पड़ेगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे सी लेवल राइज हुआ, तो ये सी लेवल राइज कब हो सकता है कि सी लेवल भी आपका बढ़ रहा हो और ये जो सरफेस है ये भी क्या कर रही हो, धंस रही हो, सब्सिडाइज कर रही हो, तो तुम देखोगे कि जो सेडिमेंट को अकोमोडेट करने का स्पेस है ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये बढ़ता चला जाएगा, तो इसकी वजह से तुम देखोगे कि या तो ये सी सरफेस जो है ओशन फ्लोर है सब्सिडाइज करे या सी लेवल राइज करे, है ना, दोनों हो, है ना, ये सब्सिडाइज करे तो तेजी से सब्सिडाइज करे। अब अपने को देखना है कि सी लेवल राइज कब नहीं होगा, तुम देखोगे कि सी लेवल राइज हो रहा है लेकिन ये जो सरफेस है और तेजी से राइज हो रही है, तब तुम देखोगे कि जो एकोमोडेशन स्पेस है वो आपका क्या होगा, एक्चुअली में घट जाएगा। ठीक है, एक्चुअली में घट जाएगा। ठीक है, तो तुम देखो सी लेवल राइजिंग वाइल द लैंड सरफेस सब्सिडाइजिंग एट द स्लोअर रेट, तो लैंड सब्सिडाइज कर रहा है और सी लेवल राइज कर रहा है, तो भाई डेफिनेटली सी लेवल तो राइज करेगा। फिर सी लेवल रिमेनिंग स्टेशनरी वाइल द लैंड सरफेस इज सब्सिडाइजिंग, सी लेवल जो था वो उतना ही है लेकिन लैंड जो है वो सब्सिडाइज कर रही है, तो तुम देखोगे भी एकोमोडेशन स्पेस बढ़ जाएगा, तो ये भी राइज करेगा। ठीक है, फिर सी लेवल राइजिंग वाइल द लैंड सरफेस राइजिंग एट ए फास्टर रेट, ये क्या करेगा, घटाएगा, ये बढ़ाएगा नहीं, ये घटाएगा, तो ऑप्शन सी वुड बी योर कल्प्रिट, ये दोषी है, ये हरामखोर है। ठीक है, ऑप्शन डी भी देख लो लगे हाथ, है ना। सी लेवल फॉलिंग वाइल द लैंड सरफेस सब्सिडाइजिंग एट द फास्टर, सी लेवल आपका ड्रॉप हो रहा है लेकिन लैंड जो वो और ज्यादा तेजी से ड्रॉप हो रही है, तो तुम देखो सब्सिडाइज करिए तो तुम कहोगे अकोमोडेशन स्पेस जो बढ़ता जाएगा, तो ओवरऑल आपका सी लेवल राइज हो ही जाएगा, तो ऑप्शन सी वुड बी योर करेक्ट आंसर, है ना। चलो नेक्स्ट देखो भाई, बहुत तेज भूख लग रही है, मैं बता रहा हूँ कसम से। स्यूअर ड्रिप थ्योरी, ये स्यूअर ड्रिप थ्योरी जो है अभी अपन ने स्टार्टिंग में देखा था ना, वेस्टर्न बाउंड्री करंट और ईस्टर्न बाउंड्री करंट, ये ईस्टर्न बाउंड्री करंट जो है वो वीक क्यों होती है उसके बारे में बताता है। ठीक है, ईस्टर्न बाउंड्री करंट जो है वो वीक क्यों होती है उसके बारे में बताता है कि भाई कमजोर हो बेटा तुम, है ना, तो उसको एक्सप्लेन कौन करता है, स्यूअर ड्रिप करता है। ठीक है, तो कैलिफोर्निया करंट है एक ईस्टर्न बाउंड्री करंट है नॉर्थ पैसिफिक के अंदर जो कोल्ड करंट है। फिर इक्वेटोरियल काउंटर करंट है भाई, ये वार्म करंट होती है। ठीक है, और वीकर ईस्टर्न बाउंड्री करंट्स दैट फ्लो इक्वेटर वार्ड। ठीक है, अब ये जो है एग्जाम में जैसे तुम कैलिफोर्निया करंट देखोगे, विस्यूअर ड्रॉप जो है वो आपका क्या करता है, वीकर ईस्टर्न बाउंड्री करंट्स जो इक्वेटर की तरफ फ्लो करती हैं, भाई ये आपका जैसे ये है तो ये इक्वेटर ईस्टर्न बाउंड्री करंट, तो ये किसकी तरफ जा रही है, इक्वेटर की तरफ ही तो जा रही है, तो ये वीक होती हैं। ये किसने बताया, इन्होंने बताया, स्यूअर ड्रॉप थ्योरी एक्सप्लेन करता है इसको। ठीक है, तो कैलिफोर्निया करंट भी तो आपका ईस्टर्न बाउंड्री करंट है, ये भी तो वीक है, लेकिन ये करंट का नाम दे रखा है। स्यूअर ड्रॉप थ्योरी एक्सप्लेन क्या करता है, वीकर ईस्टर्न बाउंड्री करंट दैट फ्लो इक्वेटर वार्ड। समझ में आ गया, तो ये एक एग्जाम्पल है उसका, तो तुमको अगर सेलेक्ट करना होगा तो तुम कैलिफोर्निया करंट सेलेक्ट करके आ जाओगे, तब भी तुम गलत नहीं होंगे, ऑब्जेक्शन अपन ले लेंगे। ठीक है, लेकिन मोस्ट सुटेबल आंसर की जब बात आएगी तो वो ये होगा कि वीकर ईस्टर्न बाउंड्री करंट्स दैट फ्लो इक्वेटर वार्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हो गया, हाँ, हो गया। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आई रियली विश कि आप एग्जाम में बहुत अच्छा करके आओ और अच्छी रैंक लेके आओ, मस्त मजा आ जाए, फिर मेरे को पार्टी कराओ, मजा आ जाए। चलो, टेक केयर, टाटा।